नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बिहार एसआई का मेंस एग्जाम आपका होने वाला है बहुत जल्द, आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। तो 2213 पदों के लिए जो बिहार एसआई की मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम जो है, देखिए इस वीडियो में हम 50 प्रश्न इसलिए ऐसे लेकर आए कि सिर्फ सामान्य ज्ञान की, कि 50 में से हमने यहाँ पर जो है टारगेट रखा है कि 40 प्लस का। तो आप में से कितने लोग 40 प्लस लाते हैं आप वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से करिएगा। आपका जो है ये आप इसे अपना फाइनल रिवीजन मानकर जो है आप इस टेस्ट को दीजिए। तो आप प्रयास करिए कि आप 50 में से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएँ, और कुछ फैक्ट भी जो होगा मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए कूलाम किसका होता है, कूलाम आवेश का होता है। जूल किसका होता है, कार्य का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। और वोल्ट क्या हो गया, विद्युत विभवांतर का। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, वोल्ट जो है विभवांतर का एसआई यूनिट है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो होता है ये रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के ताप पर ये तरल यानी कि लिक्विड होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अगर आपने चुना तो आपका जवाब सही है। तीसरा प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है। देखिए दूध में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन दूध जो है विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत है। विटामिन सी किस में मिलता है, खट्टे पदार्थों में मिलता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सबों में जो है आपका विटामिन सी मिलेगा। फोर्थ नंबर प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। देखिए जब पेट्रोल तथा डीजल अधूरे जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपके ओजोन परत के क्षय के लिए भी जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वह विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है। देखिए रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। इसको याद रखिए। और टमाटर में हो गया, हरी सब्जी में विटामिन के आपका मिलता है। वहीं बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन देखिए बी में तो बहुत सारे होते हैं, बी में थायमीन हो गया, बहुत सारे होते हैं। विटामिन डी की बात करें तो हमारा कैल्सीफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। 6 नंबर क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए यदि हम पार्किंसन बीमारी की बात करें तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्बिड कार्लसन को जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है 7वां प्रश्न, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। देखिए अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो 18 + 20 कितना हो जाएगा, 38 जो है द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा में एटीपी में बदलती है। देखिए एटीपी का पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट होता है, और यह सौर ऊर्जा में एटीपी किस में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगला है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो जो वायरस यानी कि विषाणु होते हैं इनकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो थायरॉक्सिन होती है इसमें आयोडीन मिली होती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किसने लिखी है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 12वें का डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। देखिए जो हरे आलू में पदार्थ पाया जाता है वो हमारा क्या होता है, 16(9) जो है हमारा 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 16(9) जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फोटो सेल, पानी, सौर सेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो फायर अलार्म होता है उसमें प्रकाश सेल यानी कि फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बेरी बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा जो नीला थोथा होता है इसका संबंध किससे है? नीला थोथा जो है कवकनाशी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। इयोसिन की बात करें तो इयोसिन जो होता है इसका संबंध लाल स्याही से है, तो इसका 3 में हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा करने में सहायक होता है, और जो जिंक फास्फाइड होता है ये कृंतकनाशी यानी कि रोडेंटशाही होता है। तो आपको ये आप जो है ऑप्शन यहाँ से मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? देखिए रक्त लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो जिस भी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसका रक्त लाल नहीं होगा, तो सफ़ेद होगा। तिलचट्टा जो है इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो जब भी किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, और बहिस्रावी ग्रंथि जो है वो नलिका युक्त होती है। बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्राव होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है। तो यहाँ जो हमारा अग्न्याशय है ये हमारा अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों है। देखिए अगर हम बात करें कि बहिस्रावी ग्रंथि के प्रमुख उदाहरण क्या हैं, तो अश्रु ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि, ये सब क्या है? ये बहिस्रावी ग्रंथि है। वहीं पर जो हमारे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ये सब जो हमारे बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जो है आपके आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए विटामिन B6 जो है धान के चोकर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 में जो है B2 जो है कॉड यकृत में पाया जाता है, देखिए ये गलत है। जो विटामिन B2 होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, और ये खमीर में, मांस में, हरी सब्जी में और दूध में पाया जाता है, यकृत में नहीं पाया जाता है। विटामिन ई गेहूँ और अंकुरित तेल, गेहूँ के अंकुर और तेल में, और विटामिन की जो है ये सब जो है सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है। 21वां प्रश्न है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो 21 नंबर में हमारा सही आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक जो है, इसी दर्द निवारक के कारण जो है गिद्ध लगभग जो है विलुप्त होने वाले हैं। अगला है 22वां, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? देखिए यदि चाय उत्पादन की बात की जाएगी तो असम पहले नंबर पर होगा, और कॉफ़ी उत्पादन में जो है कर्नाटक पहले नंबर पर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी असम। और असम की जो दार्जिलिंग की चाय है इसको जो है सबसे पहले GI टैग भी दिया गया था, इसको भी आप याद रखिए। 23वां प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा बिहार में नहीं हो जाती है, कर्क रेखा यहाँ पर जो है आपका सही हमें पहचाना, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि किन राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, इन तीनों से जाती है। देखिए बिहार इसमें भी है, तो बिहार ये गलत हो जाएगा, और मेघालय से नहीं जाती तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, 23 नंबर का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसको केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सही मिलान करना है, अलग अलग जगह के जो है चक्रवात का नाम है। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, हरिकेन USA में कहते हैं, और टाइफून जो है चीन में कहते हैं। तो आप इसको जो है देख सकते हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सेकेंड का 3 हो जाएगा, और थर्ड का 1, यानी कि 2, 3, 1 करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो जो दंडकारण्य का पठार है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर अगर आपने सी चुना है तो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो हमारी जो सतलज नदी है ये ट्रांस हिमालय रिवर है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट होगा। सुमिलित सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। तो देखिए जो साला झील है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये करेक्ट है। बड़खल झील हरियाणा में, ये भी सही है। लोकटक जो है मणिपुर में, ये भी सही है। और कालीवेली झील जो है तमिलनाडु में, ये भी सही है। तो यानी कि सभी का सही है, 1, 2, 3, 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है 29वां, कश्मीर घाटी स्थित है किस
श्रेणियों के मध्य। देखिए जो कश्मीर घाटी वो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 30 नंबर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो जो इम्फाल बेसिन है ये सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरोवरीय मैदान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 31। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो दामोदर घाटी है इसे ये जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती नदी भी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा भ्रंश घाटी के लिए। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं? देखिए जो गुरला मांधाता पर्वत है चोटी है ये तिब्बत में स्थित है। इसके अलावा ये बाकी तीनों जो हैं ये भारत में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये भारत में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है किधर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वर्षा की मात्रा कम होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? देखिए जो लूनी नदी है इसका उद्गम राजस्थान में होता है। वहाँ पर इसका जो है 100 किलोमीटर तक जल जो है लगभग मीठा आता है। उसके बाद ये कहाँ पर जाती है? रण के कक्ष में, यानी कि जो गुजरात का कच्छ का रण है वहाँ पर जाके ये विलुप्त हो जाती है और वहीं पर इसका पानी खारा हो जाता है। तो जो लूनी है इसका पहले पानी मीठा होता है फिर बाद में खारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है पंपास घास का मैदान? देखिए जो पंपास है ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4। आप कैसे याद रख सकते हैं? पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। जो दूसरी हुई थी वो कालाशोक के टाइम में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के टाइम में हुई थी और चौथा जो है कनिष्क के टाइम में हुई थी। ये बात आप जो है याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 BC में, दूसरी 383 BC में, तीसरी 251 BC में और चौथी जो हुई थी ये प्रथम शताब्दी ईसा में हुई थी। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 37वां प्रश्न है लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 38वां है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में अधिवेशन जो है कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? देखिए नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं, लेकिन जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट ने लिखा है। ये इसको आप याद रखिए। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 41 नंबर निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली नदी का उपयोग समुद्र में डकैती के लिए पुर्तगाली लोग करते थे। तो 42 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था? तो जो फिलिप स्प्रेट थे इनको मेरठ षड्यंत्र केस में जो है गिरफ्तार किया गया था। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर दीजिए। देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 1930 में। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? 1915 में। तो सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना होती है? नंबर 4
उसके बाद दूसरी घटना कौन सी होती है, नंबर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद होता है सामरिन कमीशन की नियुक्ति नंबर 1, और उसके बाद होती है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा यानी कि नंबर 3। 4 2 1 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। अगला है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो देखिए जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये खारवेल के शासक के जो है खारवेल के संबंध में जो जानकारी का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना। देखिए हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, 1882 में, आप याद रखिए हंटर आयोग 1882। सेडलर आयोग की बात करें तो सेडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में, इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। जो वुड डिस्पैच है, वुड का जो घोषणा पत्र है ये 1854 का है, 1854। और जो सार्जेंट योजना है ये 1944 यानी कि 1944 में आया था। तो यदि हम सबसे पहले इसमें से देखें कौन सी घटना घटती है, तो सबसे पहले सी वुड का घोषणा पत्र आता है 1854 में। उसके बाद हंटर आयोग आता है ए 1882 में। उसके बाद आता है तीसरा यानी कि सेडलर आयोग बी, और उसके बाद आता है सार्जेंट योजना 1944। तो CABD करेक्ट हो जाएगा, CABD यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो ये सही हो जाएगा, नाना देसी नामक संस्था जो है यह विदेशी व्यापार से संबंधित थी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि पुष्य मित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी जो अयोध्या लेख से मिलती है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए हैं जो कि आपके बिहार SI मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए ज़रूर कमेंट करिएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम प्रयास करेंगे कि जो है आपको ऐसे वीडियो और दिए जाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।